मेरे चैनल आज की बात में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। रूसी प्रेस सचिव ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति पुतिन शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, पर साथ ही स्पष्ट किया कि रूस की मूल मांगें पूरी हुए बिना कोई समझौता संभव नहीं। इस बयान के साथ ही ट्रंप प्रशासन ने रूस को 50 दिन की चेतावनी दी है। अगर रूसी सेना ने युद्धबंदी नहीं मानी तो ऊर्जा निर्यात पर भारी शुल्क और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। एक ओर कूटनीतिक चालें चल रही हैं, दूसरी ओर सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या यह शांति का छलावा है या रूसी आक्रामकता की फिर से तैयारी? ड्रोन का कहर, मास्को के हवाई अड्डे ठप। यूक्रेन ने लगातार चौथे रात रूस के खिलाफ ड्रोन हमलों की श्रृंखला जारी रखी, जिसके कारण मास्को के 4 प्रमुख हवाई अड्डे शेरेमेतेवो, डोमोदेदेवो, नुकोवो और जुकोव्स्की अस्थायी रूप से बंद हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर 125-155 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए, जबकि रूस ने बदले में एयरलाइन यातायात को बाधित किया, जिससे लगभग 500-2000 उड़ानें प्रभावित हुईं। आगे की रातों में भी ये हमले जारी रहे। इसने दिखाया कि आधुनिक ड्रोन युद्ध ने रूसी आंतरिक सुरक्षा को कितनी गहराई तक प्रभावित किया। ऑपरेशन स्पाइडरवेब, यूक्रेन का चुनौती भरा हमला रूस के गहरे हवाई अड्डों पर। जून 2025 को यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब नामक गुप्त ड्रोन अभियान चलाया, जिसमें 5 प्रमुख रूसी एयरबेस बेलाडैगिलेवो, इवानोवा, ओलेनिया और यूक्राइनका पर हमले हुए। 117 ड्रोन द्वारा किए गए इस अभियान में अनुमानित 20-41 रूसी विमान को नुकसान पहुंचाया गया, जिनमें से कई मिसाइल, बमवर्षक और टोही विमानों थे। वित्तीय नुकसान लगभग $7 बिलियन बताया गया है। यह अभियान उस बड़े पैमाने पर तकनीकी और रणनीतिक बदलाव का संकेत है जो ड्रोन युद्ध के रूप में संघर्ष को पूर्णतः बदल रहा है। एब्राहम्स टैंक्स की खेप, ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को भेजा भारी सैन्य समर्थन। ऑस्ट्रेलिया ने यूएस निर्मित M1A1 अब्राहम्स टैंक यूक्रेन को प्रदान करना शुरू कर दिया है। कुल $160 मिलियन के सहायता पैकेज के अंतर्गत 49 यूनिट शामिल हैं। साथ ही यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर 18वीं और सबसे सख्त प्रतिबंध पैकेज लागू किया है, जिसमें तेल की कीमत को $48 बैरल कैप करना, शैडो फ्लीट जहाज़ों पर पाबंदी और नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर प्रतिबंध शामिल हैं। कूटनीति और सैन्य सहयोग एक साथ तेज हो रहे हैं। रूसी अर्थव्यवस्था और युद्ध प्रयास दोनों पर भारी दबाव बनता जा रहा है। यूरोपीय संघ यूके का वार, ऊर्जा और वित्तीय नेटवर्क को लक्ष्य बनाया गया। यूरोपीय संघ के 18वीं प्रतिबंध पैकेज ने रूस की तेल कमाई को निशाना बनाया है। कीमत को बाजार दर से 15% नीचे रखा गया है और अतिरिक्त 105 शैडो फ्लीट जहाज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। ब्रिटेन ने भी इन प्रतिबंधों में भाग लिया। रूसी कसानिक हथियार प्रोग्राम और GRU अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूसी सुरक्षा परिषद के दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ये प्रतिबंध प्रभावहीन है और रूस जवाबी हमले तेज करेगा। रूस से पलायनिकों की मानवाधिकार आपदा, श्रम कानून का उल्लंघन। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने राजनीतिक बंदियों समेत निर्दोष जनता को जबरन जॉर्जिया भेजा, बिना दस्तावेज किसी सहायता के छोड़ दिया गया। इनकी वापसी केवल सीमित मात्रा में मालोवा के रास्ते संभव हो पाई है। जो अभी सीमा जोन में फंसे हैं वे भयावह स्थिति से जूझ रहे हैं। यूक्रेन ने इसे मानवता के खिलाफ रणनीति करार दिया है। इससे युद्ध की हिंसक कड़वाहट के साथ साथ रूसी मानवाधिकार उल्लंघन उजागर हो रहे हैं। क्राइमियन ब्रिज पर धमाका, रस्सियों की मजबूती टेस्ट पर। 3 जून 2025 को यूक्रेन की SBU ने क्राइमिया ब्रिज पर 1100 किलोग्राम TNT समान विस्फोटक से हमला किया, जिसके चलते पुल कुछ घंटे बंद रहा। रूसी आधिकारिक मीडिया ने नुकसान को सीमित बताया, लेकिन उपस्थिति से स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक रणनीति थी, रूस की लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को चुनौती देने वाली। यह हमला इस बात का संकेत है कि यूक्रेन अब न केवल सीमावर्ती बल्कि गहरे रूसी ढांचे को भी निशाना बना रहा है। रूस ने कब्जा किया कॉन्स्टेंटिनिवका, सूमी में घेरा तंग। 2-3 जून 2025 को रूसी सैनिकों ने सूमी ओब्लास्ट के कॉन्स्टेंटिनिवका पर कब्जा जमा लिया, जिससे लगभग 125 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नियंत्रण हासिल हो गया। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति यूक्रेन के आपूर्ति मार्गों को जोखिम में डाल रही है। रूस अब सूमी शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर पहुंच चुका है। यह रूसी अग्रेशन की पहली पुष्टि योग्य सफलता है सूमी में जनवरी के बाद, संभवतः उत्तर मोर्चे पर नए मोड़ की शुरुआत। रूस की विशाल अस्त्र झड़ी, 727 ड्रोनों 13 मिसाइलों की बमबारी। 9 जुलाई को रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर 727 ड्रोनों 13 मिसाइलों का संग्राम किया, जिसमें लुस्क सबसे अधिक प्रभावित हुआ, लेकिन यूक्रेन ने अधिकांश लक्ष्य इंटरसेप्ट ड्रोन से ढेर कर दिए। यूक्रेनी सेना ने 296 ड्रोन और 7 मिसाइलें रोक ली, बाकी या तो जैम हो गई या गायब हो गई। इससे यूक्रेन की इंटरसेप्टर ड्रोन क्षमता स्पष्ट होती है। जेलेंस्की ने इस घटना को रूस पर तेल प्रतिबंधों की जरूरत का उदाहरण दिया और काटने वाले प्रतिबंध की मांग की जवाबी कार्रवाई। इजेवस्क प्लांट पर घातक हमला। इजेवस्क, रूस लगभग 800-1000 किलोमीटर दूर इजेवस्क में यूक्रेनी ड्रोन ने एक हथियार प्लांट को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और 35 घायल हुए। यह प्लांट एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन बनाने में महत्वपूर्ण है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया में घरेलू लंबी दूरी के ड्रोन का विकास स्पष्ट हुआ। इसने दिखाया कि यूक्रेन अब रूस की गहरी रणनीतिक चालक शक्ति को भी निशाना बना सकता है। शांत वार्ता का प्रस्ताव, जेलेंस्की की नई पहल। जेलेंस्की ने अगले सप्ताह फिर से रूस से बातचीत प्रस्तावित की है ताकि 30 दिनों वर्दबंदी, कैदी बदली
और एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन तय की जा सके। 2 राउंड वार्ता के बावजूद केवल बंदियों का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन यूक्रेन की नई टीम संयोजन और जिम्मेदारी में तेज है। फिर भी रूस पुतिन की मांगों को अटल रखता दिखता है। कोई समझौता तभी जब यूक्रेन पीछे हटे, जो पूर्णतः अस्वीकार्य है। मानवीय संकट गहरा, ऊर्जा संकट और पुनर्निर्माण की दीवार। दोनों तरफ से हुई बमबारी में यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसमें लगभग 50 से 60% क्षमता नष्ट हुई है और पुनर्निर्माण पर करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर खर्च की आवश्यकता है। शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, सर्दियों की तैयारी कमजोर है और पुनर्निर्माण निधियां पर्याप्त नहीं है। यूक्रेन ने एक मार्शल प्लान स्टाइल की पुकार लगाई है। युद्ध अब केवल रणभूमि नहीं रहा, यह मानवता, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और पुनर्निर्माण की जंग भी बन चुका है।